हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो कई लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि एडवोकेट के अगेंस्ट में कैसे केस फाइल करते हैं। अगर किसी एडवोकेट ने आपको धोखा दिया है तो आप उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकते हैं और कहाँ पे कंप्लेन फाइल करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी लगा मुझे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एडवोकेट के अगेंस्ट में कहाँ कंप्लेन करेंगे और क्या क्या स्टेप्स है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे प्रोसीड्यूर्स के, सारे स्टेप्स के बारे में जो आपको लेने होंगे अगर आपके साथ गलत हुआ है, किसी एडवोकेट ने आपके साथ गलती की है तो, गलत किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट में अगर आपको कोई केस फाइल करनी है तो आप स्टेट बार काउंसिल में करेंगे, स्टेट बार काउंसिल या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हर एक स्टेट का देखिए अपना अपना एक बार काउंसिल होता है, बार एसोसिएशन होता है। और किसी भी स्टेट के, जहां मान लीजिए कि आपसे किसी भी स्टेट में कोई भी एडवोकेट ने अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो उसी स्टेट के बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में आपको कंप्लेन करना होगा। तो आप स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ही आप एडवोकेट के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो अभी हम स्टेप्स को जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है। तो देखिए, पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको एक प्लेंट रेडी करना होगा। प्लेंट में आप सारे जो भी आपके साथ गलत हुआ है, जिसने भी किया है, एडवोकेट ने गलत किया है, तो आपको एक प्लेंट तैयार करना होगा। वो प्लेंट आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, कोई किसी पेपर में भी आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए लॉयर हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लेंट, जिसमें आप सारे डिटेल्स भरेंगे। किसके बारे में डिटेल्स? एडवोकेट के बारे में डिटेल्स। एडवोकेट का नाम, पता, कोई ईमेल आईडी है तो वो, एनरोलमेंट नंबर, ये सारे आप प्लेंट में लिखेंगे। तो ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 2 है, प्लेंट में जो पिटिशनर है, यानी कि आप केस फाइल कर रहे हैं किसी भी एडवोकेट के अगेंस्ट में, तो आपके जितने भी डिटेल्स है, नाम, पता, ईमेल आईडी जो भी है वो सारे आप लिखेंगे, ठीक है, फोन नंबर सहित। स्टेप 3 देखिए क्या बोलता है। द प्लेंट इज टू बी रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपका स्टेट का लैंग्वेज है, आप उसी लैंग्वेज में आप प्लेंट को लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी रीजनल स्टेट लैंग्वेज जो भी है आपका, ठीक है। चौथा स्टेप देखिए क्या है। चौथा स्टेप ये है, द अथॉरिटीज रिक्वायर द प्लेंट टू कंटेन एन एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि प्लेंट में एवब स्टेटमेंट आपने जो भी लिखा है, जो भी आपके साथ गलती हुआ है, एडवोकेट ने आपके साथ गलत किया है, तो प्लेंट में जो जो आपने लिखा है, नाम, पता, एड्रेस, जो भी, वो सब सही है। आप एक ओथ ले रहे हैं, शपथ पत्र भी आप कह सकते हैं। तो एफिडेविट बहुत जरूरी है। एफिडेविट आपको अटेस्ट करना ही होगा अपने प्लेंट के साथ, जिस प्लेंट में आपने लिखा है, ठीक है, उस प्लेंट में आपको एफिडेविट अटेस्ट करना होगा। तो ये स्टेप 4 था। अब स्टेप 5 देखिए क्या बोलता है। एफिडेविट अटैच करने के बाद द इंडिविजुअल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी एज ए कंप्लेंट फी डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। हर एक स्टेट का देखिए, हर एक कोर्ट का, हर एक अथॉरिटी का अपने अपना एक कंप्लेंट फी होता है। तो जब भी आप प्लेंट को सबमिट करेंगे एफिडेविट के साथ, तो उसके साथ साथ आपको एक कंप्लेंट फी भी देना होगा। और कंप्लेंट फी कितना देना है ये आपको, जब आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, आपको उसी वक्त वो लोग बता देंगे, अथॉरिटीज वाले, कि आपको कितने पैसे देने हैं कंप्लेंट के तौर पे। अब देखिए स्टेप 6 क्या कहता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड प्रोसीड्यूर्स, द कंप्लेंट विल बी कंसिडर्ड इन द मीटिंग ऑफ द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द स्टेट बार एसोसिएशन। डिसिप्लिनरी कमेटी देखिए एक ऐसा कमेटी है, स्टेट बार काउंसिल के थ्रू बनाया जाता है ये कमेटी, और ये कमेटी भी एडवोकेट को गवर्न करते हैं। तो इस कमेटी में सबसे पहले कंप्लेन जाता है, सबसे पहला जो कंप्लेन जाता है वो डिसिप्लिनरी कमेटी में जाता है, ठीक है। तो स्टेट बार काउंसिल का जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वहां पे ये कंप्लेन सीधा जाएगा। एंड नोटिस विल बी सर्व टू द पिटिशनर। एक नोटिस दिया जाएगा पिटिशनर को, पिटिशनर यानी कि जिसने कंप्लेन फाइल किया है, रिगार्डिंग द कंप्लेन एंड इट्स फर्दर प्रोसीडिंग्स। आगे की क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी जानकारी की जो भी नोटिस है वो पिटिशनर को दिया जाएगा। स्टेप 7 थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। आफ्टर दैट द कमिटी डिस्कसेस अमॉन्ग्स इटसेल्फ। कमिटी देखिए आपस में डिस्कस करते हैं, जो भी डिसिप्लिनरी कमिटी है, जितने लोग हैं कमिटी के सारे मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई, ये जो कंप्लेन आया है क्या ये सही है। क्योंकि कितना बार देखिए ऐसा भी होता है कि कई सारे लोग झूठे फॉल्स कंप्लेन भी फाइल कर देते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट भी होता है। तो जो कमिटी के मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कस करेंगे कि उन्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं।
After that, the committee discusses amongst itself to understand whether the complaint is required to be investigated, as there are many people who file such complaints about wrong reasons. जैसा कि मैंने आपको कहा, the committee then investigate into the matter, and if it finds out that the lawyer is guilty of any such illegal or wrongful act, then the disciplinary committee of the State Bar Council chooses a particular date. अगर कमिटी को लगता है कि एडवोकेट ने सच में ऐसा कुछ किया है, कुछ रॉन्गफुल या इलीगल एक्ट ऐसा कुछ किया है, तो जो कमिटी है वो एक डेट फिक्स करते हैं. स्टेट बार चूजेस ए पर्टिकुलर डेट टू हियर द मैटर. वो मैटर को हियर करने के लिए पर्टिकुलर डेट को चूज करते हैं. एंड सर्व्स अ नोटिस टू बोथ द पार्टीज. दोनों पार्टीज को वो नोटिस सर्व करते हैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए, टू बी प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ द हियरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के सामने में वो नोटिस सर्व करते हैं और दोनों पार्टीज को अपीयर होने के लिए वो इत्तला करते हैं दोनों पार्टीज से. अब देखिए इसका प्रोविजो क्या कहता है. इफ एनी पार्टी इज एब्सेंट ऑन द हियरिंग डेट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोर्ट ने हियरिंग डेट पास कर दिया है. हियरिंग डेट देने के बाद दोनों पार्टीज में से अगर कोई मान लीजिए एक पार्टी नहीं आता है तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास करती है. एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है, मान लीजिए कि दोनों पार्टीज को अपीयर होना है कोर्ट में, लेकिन उसमें से अगर कोई एक पार्टी अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होता है तो जो कोर्ट है वो जो पार्टी प्रेजेंट है कोर्ट में उसी पार्टी के फेवर में वो ऑर्डर को पास कर देते हैं. If any party is absent on the hearing date, then the court have a policy to pass an ex party degree. And if both the parties are absent, मान लीजिए दोनों पार्टीज अगर एबसेंट है तो जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो पिटिशनर है उसको न्यूली फ्रेश कंप्लेंट फाइल करनी होगी. तो इसका प्रोविजो देखिए ये कहता था. अब हम स्टेप 8 के बारे में बात करेंगे. ऑन द फिक्स डेट फिक्स्ड हो चुका है. द प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस आफ्टर विच बोथ द पार्टीज पुट फॉर देयर आर्ग्यूमेंट्स. प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है फिक्स डेट में दोनों पार्टीज अपीयर होने के बाद और दोनों पार्टीज अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स को आगे रखते हैं बिफोर जज के सामने, बिफोर अ जज. एंड आफ्टर हियरिंग बोथ द साइड्स द जजेस डिसाइड द केस. दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जो जजेस है वो केस को डिसाइड करते हैं एंड विल गिव इट्स जजमेंट. एंड सम ऑफ देम कैन बी एज फॉलोज. इसमें देखिए कि 3 केस है, केस 1, केस 2 और केस 3. तो कुछ इस तरीके से जजेस केस को डिसाइड करते हैं. तो जो पहला केस 1 है वो देखिए. द जज माइट डिसमिस द केस इफ ही डज नॉट फाइंड रेलिवेंस एंड प्रॉपर प्रूफ रिगार्डिंग द एलिगेशन इम्पोज्ड बाय द पिटिशनर ऑन द लर्नड काउंसिल. तो जज है वो केस को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर उनको एडवोकेट के अगेंस्ट में ऐसा कोई प्रूफ या एलिगेशंस नहीं मिला तो वो केस को डिसमिस कर देंगे. केस 2 देखिए क्या कहता है. द जज ऑन हियरिंग बोथ द साइड्स ऑफ द केस में ऑन एविडेंट प्रूफ फाइंड्स दैट द एलिगेशंस आर करेक्ट. अगर जज को लगता है कि जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही है तब भी वो क्या करेंगे, एडवोकेट को पनिश कर देंगे और प्रॉपर लीगल एक्शंस लिया जाएगा एडवोकेट के अगेंस्ट. अब देखिए केस 3 क्या कहता है. द जज कैन नलीफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एडवोकेट अंडर द ऑल इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मे बैन हिम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन द फ्यूचर as the case may be. If the nature of the misconduct of the lawyer is low, then the lawyer can be suspended from his office for certain period of time. तो अगर केस 3 में देखिए ये कहा जाता है कि जज नलीफाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देना, उसको खत्म कर सकता है, उसको रोक सकता है जज. अगर जज को लगे कि एडवोकेट ने जो भी कमिट किया है, जो भी उसने मिसकंडक्ट कमिट किया है या जो भी इलीगल उसने एक्ट किया है उसके लिए उसका जो बहुत ही लो है, उसका एक्ट बहुत ही ज्यादा नीच है, अगर ऐसा कोई काम एडवोकेट ने किया है वो सही में गिल्टी है तो एडवोकेट उसको प्रैक्टिस करने से भी रोक सकते हैं, उनका लाइसेंस भी रद्द करा सकते हैं और जो रजिस्ट्रेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो भी वो रोक सकते हैं और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको ऑफिस जाने से रोक सकते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी रोक सकते हैं और उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं प्रैक्टिस करने से. तो ये कुछ प्रोसीड्यूर थे और मुझसे बहुत सारे लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे लेकिन नोट्स अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो भी लेक्चर्स है सबके नोट्स भी मैं आप सब तक पहुंचा पाऊं. तो ये कुछ प्रोसीड्यूर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स था. तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सारे स्टेप्स को कि आप कैसे एक एडवोकेट के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं. तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए
और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।